अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा बेटा, स्टार्ट लेते हैं आज के टेस्ट की डिस्कशन की। पहला जो एमसीक्यू है फिजिक्स की 123, द स्पीड ऑफ साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 128 हर्ट्ज कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज इज। याद रखिए, अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज भी करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो 123 में जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 124, द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज। क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता तो इसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या होगी बेटा, 0 होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट है। 125, if 2 hertz is the frequency of a simple pendulum, by doubling the mass of the bob of pendulum its frequency becomes। आपको पता बेटा, सिंपल पेंडुलम के केस में फ्रीक्वेंसी लेंथ पे और जी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड। हाँ, मास स्प्रिंग सिस्टम में मास पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मास पे ये डिपेंड नहीं करता। तो नन ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 125 में ऑप्शन डी। 126, a car is moving with uniform acceleration. Its velocity must be increasing uniformly, constant, 0, both A and B। तो याद रखिए बेटा, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली हो, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली हो, दोनों में एक्सेलरेशन क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट होती है। जहां पे आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हुई वहां पे एक्सेलरेशन फिर 0 पैदा होगी बेटा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट हो सकती है जब आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर सके। तो 126 है ऑप्शन नंबर ए। 127, फॉर इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ अ बॉडी बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर। जब भी कोई बॉडी स्पीड अप होती है तो हमेशा के लिए पैरेलल होगी, अगर स्लो डाउन होगी तो एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है बेटा। अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना आए तो फोर्स और वेलोसिटी आपस में, किस केस में फोर्स और वेलोसिटी इनके दरमियान एंगल क्या हो कि जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए। सेंट्रीपिटल फोर्स आप पढ़ते हैं, तो जब फोर्स वेलोसिटी को नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो तो फिर भी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर 127 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पैरेलल केस। 128, अ प्रोजेक्टाइल कवर्स अ रेंज ऑफ 20 मीटर व्हेन प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री, what will be its range at 30 डिग्री। तो आपने कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर आप दो प्रोजेक्टाइल को सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करें, एयर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है बेटा, तो फिर आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल है जिनका सम 90 के बराबर हो। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम कवर होता है। तो अगर 60 पे 20 मीटर है तो 30 पे भी क्या होगा बेटा, 20 मीटर। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो R30 हो या R60 हो, दोनों केसेस में रेंज क्या होगा बेटा, सेम होगा। 129, वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है बेटा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और मैंने कहा था वेलोसिटी इंक्रीज हो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो वर्क डन नेगेटिव होगा, वेलोसिटी सेम रहे वर्क डन क्या होगा बेटा, 0 होगा। हमारे तो ले बच्चे फ्री फॉल लेकर 2 डायमेंशन ले, हाँ द्वारा खबर थी बाराम जिला जी का नाम फ्री फायर के द्वारा खबर ना 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ले बच्चे। नेक्स्ट, हाँ तो ग्रेविटी, तो ठीक है ना, ग्रेविटी तो वर्डन ग्रेविटी कर रही है ना बेटा, ग्रेविटी कर रही है। मैंने वर्डन बाय द ग्रेविटी कहा है, वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कहता फिर आप कहते, लेकिन ये ग्रेविटी ही वर्डन करे जो जिसकी वजह से स्पीड में इंक्रीज आ रहा है। अपवर्ड होगी फिर आपके पास नेगेटिव आएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी आएगा, ये वर्डन बाय द ग्रेविटी है। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 130, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन कार्बन इज कन्वर्टेड इज बोरॉन, आपके पास 5 है, इसमें इमिट क्या हुआ बेटा, बीटा पॉजिटिव इमिट हुआ है। हाँ, तो अगर बीटा नेगेटिव इमिट होता तो फिर एंटी न्यूट्रिनो होता,
बीटा पॉजिटिव है, पॉजिट्रॉन है, तो आपके पास न्यूट्रिनो एमिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बेटा करेक्ट है। A wave generator produces 50 pulses in 10 seconds. Its time period is, तो बेटा फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे n बाई टी से, 50 साइकिल है, 50 आपके पास पल्सेस है, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो 5 हर्ट्ज आ गया। अगर आपने टाइम पीरियड निकाला तो 1 ओवर f हो जाएगा, 1 ओवर 5 तो 0.2 सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 132 Boyle's law holds for an ideal gas during, Boyle's law में आप कहेंगे PV इज इक्वल टू nRT होता है बेटा, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा, और P और V के दरमियान इनवर्स रिलेशन होल्ड करेगा। टेम्परेचर शुड कांस्टेंट, आइसोथर्मल आपके पास होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 133 The net electric flux for a charge q through a closed Gaussian surface is given by, फ्लक्स बराबर होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि के इक्वल होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्यू अगर आपने निकालनी है, ये 4 पाई के बराबर आ जाएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू 1 ओवर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है बेटा 4 पाई के क्यू आपके पास आ जाएगा। अच्छा 134 है बेटा, two bodies having masses in the ratio 1:4 having kinetic energy in the ratio 4:1। अगर आप रेशियोज को देखें, काइनेटिक एनर्जी का और मासेस का रेशियो यहां पे आप देख रहे हैं इनवर्स बन रही है, लेकिन ये इनवर्स कब होती है, जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, सेम हो। तो अगर आपको ये रिलेशन याद हो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, तो रेशियो ई और एम के दरमियान रिलेशन इनवर्स है, लेकिन कब जब आपके पास पी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर आप रेशियोज को देख ले तो रेशियो उलट आ रही है दोनों की, इट मींस मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका रेशियो क्या आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बेटा करेक्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब समिट पे, इज हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समिट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल के मुकाबले में, फर्स्ट ई नॉट है, वो हाफ है। क्या है, हाफ है। तो बेटा ई एस जो समिट पे होता है बेटा, उसको हम लिखते हैं ई नॉट का स्क्वायर थीटा। ई नॉट आपस में कैंसिल, का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, या का थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 2, थीटा इज इक्वल टू कास इनवर्स। The answer is 45 डिग्री। सो इसमें बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 135 ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 136 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन सेकेंड इज। अच्छा काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, पी स्क्वेयर ओवर 2m है। पी आपके पास क्या बेटा, तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, जबकि मास क्या है 2 था बेटा, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, 4 आपस में कैंसिल, तो 1 जाउल। तो बेटा आपके पास जो आंसर आया है वो 1 जाउल आता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। वन 136 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 137 इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। हाँ, कंजर्वेशन में हम सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी या सिस्टम का आपके पास मोमेंटम क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल शुड रिमेन कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इंडिविजुअल पार्टिकल का मास का मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह पाती, टोटल सिस्टम की कांस्टेंट होती है। 138 FR1 and R2 are respectively the filament resistance of 200 watt and 100 watt bulb designed to operate on the same voltage, then the ratio 137 ऑप्शन नंबर डी था,
138 में कह रहे कि आपके पास दो बल्ब है, एक का पावर क्या बेटा, पहले का पावर है 200 वाट और दूसरे का क्या बेटा 100 वाट। कह रहे अगर वोल्टेज सेम हो तो R1 और R2 आप निकाले, R1 और R2। तो बेटा फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर और R, P स्क्वेयर और R। आपने रेशियो रेजिस्टेंस का निकालना है। यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा R1 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय P1 एंड R2 इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय P2। अगर आप रेशियो लिखते हैं तो रेशियो इनवर्स है, तो P2 बाय P1। P2 किसके बराबर बेटा 100 और ओके बेटा 200, तो 1 ओवर 2। तो दरे अच्छा 1 ओवर 2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करे बेटा तो R2 इज इक्वल टू 2R। इसमें ऑप्शन नंबर बी बेटा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 138 में ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 139 टू फिलामेंट्स of the same length are connected first in series। आपने रेजिस्टर का फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है बेटा। फिलामेंट से रेजिस्टेंस है, सेम लेंथ है, आप पहले सीरीज में कनेक्ट करें और फिर पैरेलल में कनेक्ट करें। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप क्या पढ़ते हैं कि हीट प्रोड्यूस्ड आई स्क्वेयर, मतलब H और R के दरमियान क्या है बेटा डायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले सीरीज के लिए आप R निकालें। अगर दो फिलामेंट है सीरीज में लगे हैं, आइडेंटिकल है बेटा, सेम लेंथ वाले, तो R प्लस R क्या हो जाएगा। अगर पैरेलल में लगाएंगे तो R बाय 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसके साथ रेशियो निकाले, हीट इन द सीरीज डिवाइड बाय हीट इन द पैरेलल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये है बेटा 2R और नीचे क्या है R बाय 2, ये ऊपर चला जाएगा बेटा। तो द रेशियो विल बी 4:1। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। 139 में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। अच्छा बेटा 140, शाबाश। A hollow metal sphere of radius 5 cm is charged such that the potential on its surface is 10 volts। hollow है बेटा, अंदर से खाली है, चार्ज रिजाइड करता है सरफेस पे। The potential at the center of the sphere, तो सेम रहेगा, जितना आपके पास ऊपर था उतना आपके पास सेंटर में भी होगा, तो इट विल रिमेन द सेम 10 वोल्ट। कितना होगा बेटा 10 वोल्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। 141 a 60 watt bulb operates on 220 volt supply, the current flowing through the bulb is। सिंपल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आई वी वाला, या I इज इक्वल टू P बाय V। पावर कितना था बेटा 60 वाट और वोल्टेज कितना है 220, 2 3 जा तो 3/11 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 20 में बेटा करेक्ट है। 142 if R is the molar gas constant and gamma is equal to Cp by Cv, then Cv is equal to, आपने पढ़ा है Cp माइनस Cv is equal to R होता है बेटा। आपके पास ये गिवन है गेमा के बराबर है। आप इन तमाम ये टर्म्स इनको Cv से डिवाइड करें तो ये Cp बाय Cv हो जाएगा। ये अगर Cv से डिवाइड तो 1 रह जाएगा, ये R बाय Cv रह जाएगा। आपने पढ़ा Cp बाय Cv किसके बराबर है, तो गेमा माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू R बाय Cv। आपने Cv निकालना था बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो Cv विल बी इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गेमा माइनस 1। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर सी था। यही क्वेश्चन दे सकते हैं आपसे, Cp पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं Cp, फिर आपने तमाम टर्म्स को Cp से डिवाइड करना होगा, ठीक है बेटा। 143 143 स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज प्रोपोर्शनल टू,
आपने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू E डिवाइड बाय डेंसिटी होता है बेटा, V इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। लेकिन आपने क्या लिया था? एडियाबेटिक प्रोसेस कंसीडर किया था। कौन सा किया था? एडियाबेटिक। आइसोथर्मल पे तो और रिजल्ट नहीं मिल रहा था, न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है बेटा। तो एडियाबेटिक, इसका आंसर क्या होगा? एडियाबेटिक स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। 143 में आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 144, शाबाश। अ बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो बेटा हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन जो पैदा होगी उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बेटा? चेंज होगी। एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट नहीं रहती। इधर देखें, डायरेक्शन आप ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ लेते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट करें मैं कहता हूं कि मेरे पास यहां पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये क्या है? नॉर्थ। और ये, तो अगर बॉडी यहां पे है तो उसकी डायरेक्शन वेस्ट की जानिब है, यहां पे है तो साउथ की जानिब है, यहां पे तो ईस्ट, यहां पे तो नॉर्थ। तो मुख्तलिफ पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? मुख्तलिफ होगी, ठीक है बेटा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि वेरिएबल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 145, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। एरोप्लेन मोशन कर रहा था, आपने बॉम्ब पढ़ा हुआ है, बॉम्ब वाला शॉर्ट क्वेश्चन, कि जब वो बॉम्ब को ड्रॉप करे तो टारगेट पे क्यों नहीं लगता। तो उसी तरह का एमसीक्यू है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, मोशन कर रहा था। द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट इज पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी, वी एक्स कंपोनेंट की वजह से क्या होगी बेटा? पैराबोलिक होगी। 146, में रिलेशन डिराइव किया गया है काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान में। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है आपके पास? E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर, हाफ mv स्क्वेयर। v आपके पास बराबर है r ओमेगा के, तो क्या बन जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू E फॉर काइनेटिक एनर्जी हाफ m r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर आई के बराबर है बेटा, ओमेगा स्क्वेयर है आपके पास। आपसे रिलेशन पूछा गया था एंगुलर मोमेंटम का, तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम एल किसके बराबर है? आई ओमेगा के बराबर होता है, या ओमेगा इज इक्वल टू एल बाय आई। तो स्क्वेयर लेंगे तो एल स्क्वेयर बाय आई स्क्वेयर, तो बेटा एल स्क्वेयर बाय आई स्क्वेयर। एक आई के साथ आई कैंसल, सो ई इज इक्वल टू एल स्क्वेयर डिवाइड बाय 2i, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, so 2i is equal to L square, taking square root on both sides. तो 2ei आपके पास आंसर आएगा किसका? एंगुलर मोमेंटम का। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी है। 147, a simple harmonic oscillator has an amplitude of A. The potential energy is 1/4 of its total energy when the displacement is. Potential energy बेटा, total energy हाफ के x नॉट स्क्वायर के बराबर होता है। 1/4 लिखा गया बेटा, टोटल एनर्जी 1/4 लिखा गया है। अच्छा, टोटल एनर्जी आपके पास हाफ के x नॉट स्क्वायर के बराबर होता है बेटा, जबकि आपने ये मालूम करना है ये होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के दोनों से कैंसिल, रह गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर बाय 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो एक्स विल बी इक्वल टू एक्स नॉट बाय 2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, अगर आपने ए लिया है, एम्पलीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो a बाय 2 होगा। क्या होगा बेटा? a बाय 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप इसको ए नॉट लिखे, बल्कि इसको ए लिखे और इसको एक्स रहने दे, ठीक है बेटा। तो आपके पास ए एक्स नॉट बाई 2 या ए बाई 2, एम्पलीट्यूड को ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या होगा? शाबाश, नेक्स्ट वन, द नेगेटिव साइन इन द फैराडे लॉ इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंज़ेस लॉ। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 148 में ऑप्शन नंबर सी।
149 की तरफ आते हैं. इफ द टर्न रेशियो फॉर द ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 10, ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो 10 गिवन है, NS और NP आपने लिखना है. तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर करंट? तो आपको पता है कि सेम पावर पे वोल्टेज और करंट आपस में अपोजिट है, इनवर्सली है. तो NS और NP आप लिखते थे VS और VP, लेकिन करंट के साथ IP बाय IS लिखेंगे. तो अगर ये 10 था बेटा, तो IP बाई IS से आपके पास क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, IP इज इक्वल टू 10 IS. तो 149 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. 150 की तरफ आते हैं. शाबाश. 150. फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द स्टेट पॉसिबल इज. बी वो ऑप्शन है कि जिस पे मीन पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक भी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम है. मीन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन भी 0. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है. Which of the following is an axial vector? एंगुलर मोशन के दौरान आप जब राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर मोमेंटम तमाम की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये वेक्टर जो होते हैं ये हमेशा के लिए उस प्लेन को परपेंडिकुलर होते हैं जहां से आपको ये वेक्टर मिला था बाय द क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है बेटा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन होता वो भी एक्सियल होता, एंगुलर वेलोसिटी गिवन होती वो भी एक्सियल होती, एंगुलर मोमेंटम भी क्या है बेटा, एक्सियल है. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 152. Which statement is not true about the electric lines of force? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलती है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव में एंटर होती है, टर्मिनेट करती है बेटा नेगेटिव की तरफ. इसी तरह अगर आप पाथ की बात करें तो स्ट्रेट भी, कर्व भी, लेकिन लूप की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप की शक्ल में नहीं होती. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा इसमें. 153. If a wire, if a string is vibrating in 3 loops, what is the wavelength? आपने पढ़ा है स्ट्रिंग के केस में अगर आपके पास 3 लूप्स बनते हैं तो इन क्या होगा आपके पास 3 होगा. वेवलेंथ किसका 2L डिवाइड बाय N. तो अगर आपने निकालना है तो N की जगह 3 तो L3 क्या हो जाएगा 2L डिवाइड बाय 3. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है. 154. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस PV ग्राफ इज अलोंग द y एक्सिस? अगर आपने PV डायग्राम ड्रा किया है और आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं अलोंग द P एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो यहां पे वॉल्यूम है. इट मींस वॉल्यूम के पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जबकि प्रेशर की वैल्यू वेरी करेगी. तो बेटा प्रेशर वेरी कर रहा है तो आपके पास आइसोकोरिक होगा, आइसोबेरिक नहीं हो सकता, आइसोकोरिक होगा. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी. 155. 155 में इफ द स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K is cut into 4 equal parts. अगर आप एक स्प्रिंग को कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो जितने पार्ट्स में आप काट लेंगे इसको तो हर पार्ट का उतना आपके पास क्या मिलेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी. ठीक है बेटा. अगर आपने 2 पार्ट में काट लिया था इसको इक्वल पार्ट्स में तो 2 के होगा, 3 में है तो 3 के होगा इंडिविजुअल का, 4 में है तो 4 के होगा. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, 4K. 155 में आंसर इज 4K. 156. फॉर मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER20 द रेशियो ऑफ CV बाई CM इज. आपने पढ़ा है कि CM बाई CV जो है बेटा इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं आप. द रेशियो ऑफ CM बाई CV, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ द मीडियम, कैपेसिटेंस केस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू ER होता है. और आपने यहां पे पढ़ लिया कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 20 गिवन है, लेकिन आपसे उलट पूछा गया था तो 1/20 0.05. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है.
153। अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, वायर है, जिसमें लूप्स, इसको प्लग किया गया है, इसमें डिफरेंट लूप्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो बेटा इसमें 3 लूप्स प्रोड्यूस, तो इनकी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं। ये जनरल फार्मूला है, आपने एक पढ़ा था Fn इज इक्वल टू NF1। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास F3 3F1 के बराबर होगी। जबकि आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इनकी जगह 3 पुट करें, तो 3 पुट करें तो 2/3 इंटू L हो जाएगा आपके पास। 3 लूप्स के लिए ये है बेटा। अगर सिंगल लूप है तो यहाँ पे 1 पुट करें, सो लिमिटा 1 इज इक्वल टू 2L होगा। 2 पुट करेंगे तो L के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा 157 pairs of charges are enclosed by Gaussian surface of electric flux। अच्छा सुने बेटा, pairs of charges are enclosed by a Gaussian surface, the electric flux will be 0 for electric flux। बेटा आप कहते हैं कि the net charge enclosed divided by permittivity of free space। तो देखिए जहां पे नेट चार्ज की वैल्यू 0 मिलती है वहां पे आपके पास फ्लक्स 0 हो सकता है, बाकी कहीं पे पॉजिटिव हो कहीं पे नेगेटिव होगा। आपके पास बाकी जो पेयर्स गिवन है उनमें या तो नेट चार्ज नेगेटिव आता है या नेट चार्ज पॉजिटिव आता है। नेट चार्ज पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव, नेट चार्ज नेगेटिव फ्लक्स नेगेटिव, नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 158 60 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड 1 हर्ट्ज, 60 वाइब्रेशन पर सेकेंड 60 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 159 रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के केस में वो सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 160 वाट इज द यूनिट ऑफ पावर विच इज इक्वल टू। अच्छा बेटा आप वाट को लिखते हैं जाउल पर सेकेंड, अगर जाउल पर सेकेंड गिवन है वो ठीक है, लेकिन इसमें कन्वर्जन की गई है, जाउल को इन टर्म ऑफ अर्ग रिप्रेजेंट किया गया है। तो वाट जो था बेटा वो तो बराबर था जाउल पर सेकेंड, लेकिन जाउल खुद बराबर है 10⁻⁷ अर्ग पर सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा 160 में, ऑप्शन नंबर सी। 161 अ मैग्नेटिक फील्ड हैज नो इफेक्ट ऑन, जब चार्ज रेस्ट में हो स्टैटिक हो तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है बेटा। तो वो इंटरेक्शन नहीं करेगा विद द स्टैटिक चार्ज। हाँ मूविंग चार्ज होता, कंपास नीडल से मुराद टाइनी मैग्नेट से बेटा वो होता, फिर आप इनकी इंटरेक्शन होती तो स्टैटिक चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बेटा, वो करेक्ट है। 162 द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय सेंसिटिव एयर आर, नंबर ऑफ बीट्स 10 हो तो हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ये रेंज है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स की, ठीक है। इससे ज्यादा बीट्स हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो 10 इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। 163 द कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर इज 80 न्यूटन। वैक्यूम का केस, एयर के केस में जो फोर्स गिवन है बेटा वो कितना गिवन है, 80 न्यूटन। आपसे पूछ रहे कि कोई मीडियम अगर आप रखते हैं और उस मीडियम का आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या गिवन है, वाटर है, तो 80 होता बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो अगर आप मीडियम के केस में निकालते हैं तो इफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय ई आर, ये ऑलरेडी गिवन था 80 डिवाइड बाय 80 तो क्या जाएगा, तो 1 न्यूटन आ जाएगा। तो 163 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। 164 बेटा Paschen series is obtained when electron jumps from higher state to the lower state p। तो आप लिखते हैं इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 4, 5, 6 जो भी हो, लेकिन लोअर स्टेट जो है p जो है Paschen के लिए p इक्वल टू 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। अच्छा नेक्स्ट वन बेटा शाबाश। 165 द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, टेम्परेचर पे डिपेंड करता बेटा, टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनल आपके पास कांस्टेंट रहेगी। तो 165 में करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर सी था। 166
heat given to a system 35 joules and the work done by the system is 15 joule. The change in the internal energy. बचे तासो खबर ठीक 20 दे दामुंग बाज वक्त तासो वही कना और सर तासो ते पेपर के करेक्शन या खबर राजी कना दा फरुला क्वेश्चन मार्क चेंज केडो मा बाय पदे आन लिखलो और चे आन शिन वर्ड एंड वैल्यू मुंग नेगेटिव पोट को ठीक दा मा की वर्ता ऑप्शन नंबर डी 50 वाला टिकड़े दे खुदा मा वर्ड एंड बाय लिख ले दे मुस्तासो 20 जाउलन सर बिल्कुल ठीक दे 35 35 अगर ऑन द सिस्टम हो सुने डेल क्यू आपके पास है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू ही गिवन था 35 डेल यू निकालना है बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव है 15 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऑन द सिस्टम होता तो ये माइनस पुट करते हैं फिर आपके पास ही प्लस हो जाता तो 50 जूल होता आप वाला ऑप्शन ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि स्टेटमेंट उस तरह का है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा 167 When a force is applied on a moving body, its motion is retarded, decelerated. तो वर्डन क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए. 168. A man takes 30 seconds to lift mass m kg through 1 meter height. The second man takes 60 seconds to lift the same mass through the same height. The ratio of the burden. तो बेटा वर्डन के केस में टाइम की कोई जरूरत नहीं है पावर के केस में हम टाइम का जिक्र करते हैं तो वर्डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम सो द रेशियो विल रिमेन द सेम ऑप्शन ए करेक्ट है बाज़ दफा इसी तरह का एक लेंथी जब भी आपको टेस्ट में इस तरह का एक लेंथी स्टेटमेंट दिया जाए तो समझिए इसका आंसर जो है बहुत आसान सा है ठीक है इस तरह कंफ्यूज कराया जाएगा लेकिन आंसर बहुत सिंपल होगा लास्ट सेंटेंस में आपको वो मिलेगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड किया करे बेटा मैं अक्सर कहता हूं स्टूडेंट से आपने इतने एमसीक्यूज किए होते कि आपके रटे हुए होते हैं तो आप जब भी आपकी नजर पड़ती है फर्स्ट लाइन पे तो आप कहते हैं तो वही था वही नहीं होता लास्ट स्टेटमेंट लास्ट जो लाइन उस पर नजर जरा रखा करे ठीक है बेटा तो 170 अच्छा 169 टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ इक्वल मासेस आर कीप्ड एट हाइट h and 1.5 h respectively above the ground the ratio of their potential energy is तो पोटेंशियल एनर्जी के केस में mgh होता है बेटा आपसे पूछा गया दो आइडेंटिकल मासेस हैं इक्वल है तो gb कहां से mb कहां से h पे डिपेंड करेगा तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी a वाली जो है उसके लिए हाइट ha होगा और इसके लिए हाइट hb h गिवन है रिस्पेक्टिवली और ये आपके पास 1.5 इंच गिवन h आपस में कैंसल पॉइंट हटाएंगे फिर ऊपर चला जाएगा 1.5 आ जाएगा बेटा तो दोनों को 5 से डिवाइड करें तो 2/3 तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 169 में ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट है 170 अच्छा 170 what is the minimum length of the tube open at both ends that resonate with tuning fork of frequency 350 hertz ठीक है बेटा लेंथ मालूम करना है 2f1 ये 350 गिवन है बेटा ये गिवन था 350 आपस में कैंसल 1/2 मीटर आएगा आपसे ऑप्शन में सेंटीमीटर पूछे गए हैं तो ये 0.5 मीटर है जो कि 50 सेंटीमीटर के इक्वल होगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें 170 में ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन 171 a body oscillates या vibrates about the mean position due to which kind of force restoring force oscillate करवाता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है 172 number of beats produced per second by two tuning fork of frequency 324 hertz and 320 hertz is तो number of beats या beat frequency आप निकालते हैं difference in the given frequencies एक 324 है एक 320 है तो the difference is 4 तो आपके पास beat frequency 4 है it means 4 beat produce होंगे एक सेकंड में तो बी ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट है
173. It is difficult to recognize beats when the difference of frequencies between the two sound is more than 10 hertz. बेटा जितना अगर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी 1 हो तो आप इसको बहुत क्लियरली, जितने नंबर ऑफ बीट्स कम होते हैं इतने आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं. जो बीट्स बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन कम होने लगती है. 10 के बाद आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. तो बेटा 10 है आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट है. 174. What is the length of the pendulum whose period is 6.28 seconds at a place where g is 10 meter per second square? तो 10 मीटर आएगा. टाइम पीरियड 2 पाई L by G है बेटा. टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, T स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर L by G. बेटा यहां पे 6.28 पुट करें, होल स्क्वायर आपको गिवन है. अगर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा ये भी आपके पास 6.28 का होल स्क्वायर ही आएगा. के से इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपस में कैंसल, L by G, G की L इज इक्वल टू G हो जाएगा और G की वैल्यू क्या गिवन है 10. तो 174 में 10 ऑप्शन बी करेक्ट है. 175. विच आर द फॉलोइंग वेव इज यूनिडायरेक्शनल? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या करते हैं एसी को डीसी में, फुल वेव एसी को डीसी में. तो यूनिडायरेक्शनल, तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 176. विच आर द फॉलोइंग सीरीज हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाँ, लाइमन का वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी. तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है. तो बेटा ये डिस्कशन थी, मैंने जो बातें की आप लोगों से बेटा आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है. तैयार